आपदा प्रबंधन के इस यूनिट में हम चर्चा करने वाले हैं अब ज्वालामुखी एक आपदा तथा ज्वालामुखी आपदा का प्रबंधन। अगर हम भारत की चर्चा करें तो भारत में ज्वालामुखी विस्फोट की अगर चर्चा किया जाए तो अंडमान और निकोबार में बैरन द्वीप जो कि सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। विश्व में अगर हम चर्चा करें तो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। जापान के प्रदेश में भी ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होती हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक होता है। इसीलिए प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर का नाम दिया जाता है। तो हमें देखना है कि ज्वालामुखी एक आपदा क्यों है और कैसे इसका प्रबंधन किया जाए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस टॉपिक में हमें क्या-क्या जानना है, कैसे-कैसे चर्चा करना है। तो हम जानेंगे पहले सबसे पहले ज्वालामुखी क्या है या ज्वालामुखी विस्फोट क्या है। फिर हम जानेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या हैं, क्योंकि जब तक हम कारण की चर्चा नहीं करेंगे तब तक समझिए ज्वालामुखी का प्रबंधन कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य है। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं। फिर चर्चा किया जाएगा आपसे ज्वालामुखी विस्फोट एक आपदा के रूप में। फिर हम लास्ट में चर्चा करेंगे आपसे ज्वालामुखी आपदा का प्रबंधन। ये हमारा टॉपिक है। एक-एक करके इस टॉपिक को विस्तार के साथ चर्चा हम करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम प्रश्न की बातें कर लेते हैं। आप जानते हैं कि आपको लिखने के लिए प्रश्न दिया जाता है। तो प्रश्न यहाँ पे होगा कि ज्वालामुखी विस्फोट के प्रमुख कारणों की चर्चा करते हुए ज्वालामुखी आपदा प्रबंधन को स्पष्ट करें। ये जो प्रश्न होगा इस प्रश्न को आपको लिखना है 250 शब्दों में, ठीक। साथ ही साथ ये जो प्रश्न होगा ये 15 नंबर का होगा। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में सबसे पहले हमें ये जानना है कि ज्वालामुखी होता क्या है। साथ ही साथ ये भी समझना है कि ज्वालामुखी विस्फोट तथा ज्वालामुखी क्रिया में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जानना है हमें ज्वालामुखी। तो अगर इस शब्द को तोड़ा जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, एक पार्ट है यहाँ पे ज्वाला, दूसरा पार्ट है यहाँ पे समझो मुखी। ज्वाला की अगर हम चर्चा करें तो ज्वाला का तात्पर्य है अग्नि और मुखी का तात्पर्य अगर हम चर्चा करें आपसे, पर देखो सिंपल बातें हैं, इसका तात्पर्य है मुख। यानी कि अगर हम डिस्कस करें तो सीधा से एक जवाब मिलेगा अग्नि का मुख। प्रश्न ये उठा कि अग्नि का जो मुख है ये कहां पर है, ये भी जानना है कहां पर। इसका भी बड़ा सिंपल सा उत्तर मिलेगा पृथ्वी सतह पर। एक सिंपल सा बातें हम करेंगे कि ज्वालामुखी क्या है, तो आप बोलोगे पृथ्वी सतह पर अग्नि का मुख है, ज्वालामुखी कहलाता है। चूंकि ये अग्नि का मुख है इसीलिए इसके मुख से आग निकलेगा। सपोज कीजिए ये पृथ्वी का सतह है, समझे, और यहां से आग निकल रहा है, तो ये जो छोटा सा मुख है इसे हम नाम दे देंगे ज्वालामुखी का। अब जैसे जैसे इस मुख से लगातार ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन होगा, इससे क्या होता है समझिए, ये जो मुख है, अग्नि का जो मुख है, ये मुख कुछ बड़ा हो जाता है और जैसे ही ये मुख बड़ा होता है इसे क्रेटर का नाम दिया जाता है। इसे हम नाम दे देते हैं क्रेटर का। जब कभी ज्वालामुखी से निकले पदार्थ क्रेटर के अंदर जमा हो जाते हैं, क्रेटर का मुख बंद हो जाता है, तो आंतरिक भाग में उपस्थित ऊष्मा और पिघला पदार्थ एक विस्फोट के साथ क्रेटर को उड़ा देता है। परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़े मुख का निर्माण होता है, इसे काल्डेरा की संज्ञा दी जाती है। तो ये सिंपल सा तात्पर्य था आपका ज्वालामुखी का। इसके बाद आपको ये समझना है कि ज्वालामुखी विस्फोट क्या है, इसे समझिए। तो ज्वालामुखी विस्फोट की अगर चर्चा करें तो सीधा सा बोलेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित पिघले पदार्थ या पिघला पदार्थ मैग्मा जब सतह को तोड़कर सतह पर लावा के रूप में प्रकट होता है तो इसे ही ज्वालामुखी विस्फोट का नाम दिया जाता है। विस्फोट का तात्पर्य हुआ तोड़कर बाहर निकलना। दूसरा एक शब्द है आपका कि ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है। अभी तो हमने समझा कि ज्वालामुखी का मतलब पृथ्वी की सतह पे एक छोटा सा मुख है, अग्नि का मुख है,
जहां से आंतरिक पदार्थ आपका ऊष्मा बाहर निकलती है। विस्फोट का तात्पर्य हुआ आंतरिक भाग में उपस्थित पिघला पदार्थ सतह को तोड़कर बाहर आएगा, तो ज्वालामुखी आपका विस्फोट हो गया। प्रश्न ये उठा कि अब ज्वालामुखी क्रिया क्या है, वोल्केनोसिटी या वोल्केनिज्म क्या होता है। तो समझिए, ज्वालामुखी क्रिया की अगर हम बातें करें तो सीधा सा बोला जाएगा कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान के कारण पिघले पदार्थ मैग्मा की उत्पत्ति, समझो, से लेकर के मैग्मा का सतह पर लावा के रूप में प्रकट होना तथा सतह के नीचे लावा के शीतलीकरण से स्थलाकृतियों के निर्माण तक की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत ज्वालामुखी से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ज्वालामुखी से संबंधित सभी प्रक्रियाएं क्या है, तो मैग्मा का निर्माण होना है। मैग्मा क्या है, मैग्मा पिघला हुआ पदार्थ है, अर्थात अधिक तापमान से जब चट्टानें पिघल जाती हैं तो मैग्मा का निर्माण होता है। इस मैग्मा के सतह पे प्रकट होने की घटना तथा जिन क्षेत्रों में मैग्मा सतह पे प्रकट होता है उन क्षेत्रों में लावा के शीतलीकरण से सतह पे स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिन्हें बाह्य स्थलाकृतियां कहते हैं। किंतु जिन प्रदेशों में सतह मजबूत होती है उन प्रदेशों में सतह को तोड़ पाना एक कठिन कार्य हो जाता है, तो लावा सतह से कुछ मीटर नीचे ही ठंडा होकर स्थलाकृतियों का निर्माण कर देता है। इसे आंतरिक स्थलाकृतियां कहते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक साथ मिला करके वोल्केनिज्म या वोल्केनोसिटी या ज्वालामुखी क्रिया का नाम दिया जाता है। इस प्रकार आप समझिए इसे कि ज्वालामुखी अलग है, ज्वालामुखी विस्फोट अलग है और ज्वालामुखी क्रिया अलग है। तीनों में अंतर है, तीनों को आप एक ही नहीं बोल सकते हैं। अब पॉइंट को समझिएगा। एक फिगर आपके सामने है, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ज्वालामुखी है। ये जो प्रदेश है जो कि बड़ा हो चुका है, यहां से समझिए गैस व राख निकल रही है। इस प्रदेश को हम क्रेटर कहते हैं, यानी कि सबसे पहले सिंक बनता है, छोटा सा होल बनता है, उसके बाद ये क्रेटर बनता है। समझिए, ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश में जो आपको दिख रहा है ये मैग्मा का यहाँ पे जमाव हुआ है, इसे मैग्मा कोस्ट कहते हैं या आप इसे मैग्मा चैम्बर कह लेंगे। मैग्मा चैम्बर में मैग्मा क्या होता है, उपस्थित होता है, इकट्ठा होता है। आगे बढ़ेंगे। अब समझिए, ये देखिए, इस नाली के द्वारा मैग्मा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे वेंट कहा जाता है या मैग्मा पाइप कहा जाता है। अब होता क्या है, कभी कभी समझिए जो मैग्मा है मुख्य पाइप को तोड़ देता है और तोड़ करके समझो छोटे छोटे पाइप का निर्माण कर देता है। इसे आपका साइड वेंट कहते हैं या साइड पाइप कहते हैं। जब ये मैग्मा सतह पे आ करके ठंडा हो जाता है तो इसे लावा कह दिया जाता है। जब हम ज्वालामुखी की बातें करते हैं तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो निकलने वाले पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, पहले ये जानिए। तो निकले पदार्थों में गैस होती है, जलवाष्प होती है, राख होता है, पिघला पदार्थ और इसके साथ साथ कंकड़ पत्थर के टुकड़े होते हैं। ये पदार्थ ज्वालामुखी विस्फोट के बाद समझो सतह पे प्रकट होते, सतह पे आपके आते हैं। इन पदार्थों को जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पैदा होते हैं, सतह पे प्रकट होते, इसे ज्वालामुखी पदार्थ कहा जाता है। ये तीन फिगर आपके सामने दिखा हुआ है, इस पॉइंट को आप समझेंगे। पहले फिगर को अगर देखा जाए, पहले फिगर को देखें तो इस फिगर में ये जो सतह के नीचे बैठा हुआ है ये मैग्मा चैम्बर है। अब ये जो मैग्मा चैम्बर है ये मैग्मा चैम्बर एक्टिव मैग्मा है, चैम्बर है, अर्थात यहाँ पे लगातार मैग्मा का निर्माण हो रहा है। परिणाम स्वरूप इस मैग्मा चैम्बर से मैग्मा लगातार पृथ्वी के सतह पे समझिए प्रकट हो रहा है। अर्थात ये हुआ कि ये जो क्रेटर है, इस क्रेटर से लगातार मैग्मा का प्रवाह हो रहा है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो का नाम दिया जाता है। दूसरे फिगर को ध्यान से आप देखें। दूसरे फिगर में आप देखेंगे ये मैग्मा चैम्बर है,
तो ये जो मैग्मा चेंबर है ये पहले एक्टिव था, लेकिन अब समझो ये एक्टिव नहीं है, ये सोया हुआ है। लेकिन धीरे धीरे समझिए आपका यहाँ पे मैग्मा का निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे इसमें मैग्मा फिल हो रहा है, मैग्मा जमा हो रहा है। अर्थात जब तक मैग्मा जमा नहीं होगा तब तक यहाँ से विस्फोट नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो बोल दीजिए या सुषुप्त ज्वालामुखी कह दीजिए इसे आप। ठीक है, जैसे ही पूरा पार्ट मैग्मा से भर जाएगा तो यहां से कुछ समय के बाद मैग्मा का विस्फोट होने लगेगा। तीसरा जो फिगर है, इस तीसरे फिगर में आपको जो दिख रहा है मैग्मा चेंबर, ये मैग्मा चेंबर पूरी तरह से समझो इनएक्टिव है। अगर ये पूरी तरह से इनएक्टिव है अर्थात इसमें मैग्मा का फीलिंग नहीं हो रहा है, मैग्मा इसके अंदर जमा नहीं हो रहा है, इसका तात्पर्य ये हुआ इस प्रकार के ज्वालामुखी से आपका मैग्मा के निकलने की कोई संभावना नहीं है। इसे कहा जाता है मृत ज्वालामुखी। इस प्रकार हमने क्या चर्चा किया, उद्भेदन के आधार पे हमने ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा। एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का तात्पर्य आपको बताया गया कि एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके मुख से लगातार पिघले पदार्थ मैग्मा का प्रवाह होता रहता है। विश्व में आपको कई सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण मिल जाएंगे। भारत की बातें करें तो भारत में अंडमान निकोबार में जो बैरन द्वीप है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। दूसरा है आपका सुषुप्त डोरमेंट वोल्केनो, इंग्लिश भी जानते रहेंगे, सुषुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी से मैग्मा का प्रवाह बंद हो चुका होता है, लेकिन भविष्य में मैग्मा की प्रवाह होने की पूरी संभावना है। तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनो या मृत ज्वालामुखी आपका या डेड वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी से भविष्य में भी किसी भी प्रकार के विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही साथ वर्षा के कारण क्रेटर में पानी जमा हो जाता है, परिणाम स्वरूप एक झील का निर्माण हो जाता है जिसे क्रेटर झील का नाम दिया जाता है। अब हमें ये चर्चा करना है कि ज्वालामुखी जो विस्फोट है, यह ज्वालामुखी विस्फोट एक आपदा क्यों है ये जानना है। तो इसका बड़ा सिंपल सेंस ये होगा, ये आपदा है क्योंकि इससे सामान्य मानवीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, साथ ही साथ मानव समुदाय की भारी क्षति होती है। अब हम लोगों को ये जानना है कि मानव समुदाय को ये जो भारी क्षति होती है यह समझो किस प्रकार की क्षति है, ये भी जानना जरूरी है। तो जब हम चर्चा करते हैं आपसे किस प्रकार की क्षति, तो समझिए सबसे पहले जो क्षति है वह होती है आर्थिक क्षति। प्रश्न ये उठा कि ज्वालामुखी से मानव को किस प्रकार से आर्थिक क्षति होगी। तो समझे आप, जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं होती हैं उन क्षेत्रों में मैग्मा के प्रवाह के कारण इमारतें गिर जाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। भूकंप के कारण ऊंची ऊंची इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं, रोड धंस जाते हैं, जिसके कारण परिवहन व्यापार पूरी तरह से समझो ठप हो जाता है। उद्योग धंधे पूरी तरह ठप हो जाते हैं, कृषि कार्य कठिन हो जाता है। ये जो है ये मानव की आर्थिक क्षति है। आर्थिक क्षति के बाद समझिए हम चर्चा करेंगे मानव की सामाजिक क्षति। जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी के कारण भूकंपी घटनाएं होती हैं, उन क्षेत्रों में उद्योग धंधों के ठप हो जाने के कारण, उन क्षेत्रों में कृषि कार्य ठप हो जाने के कारण संकट की समस्या पैदा होती है। लोगों का पलायन होने लगता है, लोग भूखमरी से परेशान हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप चोरी डकैती लूटपाट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये मानव की सामाजिक क्षति है। सामाजिक क्षति के अलावा समझो हम चर्चा करेंगे मानव की मानसिक क्षति का। इस आपदा के कारण लोगों की मृत्यु होती है। परिणाम स्वरूप बचे हुए जो परिवार के सदस्य हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, उनकी मानसिक हालत समझो खराब हो जाती है। इसे मानसिक क्षति का नाम देते हैं। मानसिक क्षति के अलावा पर्यावरणीय क्षति। पर्यावरणीय क्षति की अगर हम चर्चा करें तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, इस विस्फोट के कारण बड़ी मात्रा में राख का उत्सर्जन होता है। यह राख वायुमंडल में चारों तरफ फैल जाती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। अगर ज्वालामुखी विस्फोट बहुत भयंकर है, बहुत बड़ा है, तो वायुमंडल में राख की मोटी परत जमा हो जाती है,
जिससे सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी पर शायद ना पहुंच पाए। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल कूलिंग की समस्या, वैश्विक कूलिंग की समस्या पैदा हो जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बड़ी मात्रा में सल्फर गैस का उत्सर्जन होता है। यह सल्फर गैस जहां वायुमंडल के संरचना में परिवर्तन करती है, वहीं ओजोन गैस के क्षरण का भी कारण बनती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बड़ी मात्रा में मानव का आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और पर्यावरणीय क्षति होता है। इसीलिए जब ये आपदा आती है, जब ये घटना घटित होती है, सामान्य मानवीय जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। मानव को बड़ी क्षति होती है। इस क्षति की आपूर्ति में लंबा समय लगता है। इसीलिए मानव प्रकृति से, अपने भगवान से यह प्रार्थना करता है कि ऐसी घटनाएं घटित ना हो। अब हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जो ज्वालामुखी विस्फोट है, इस ज्वालामुखी विस्फोट का कारण क्या है? क्यों ज्वालामुखी विस्फोट आपका होता है? तो सबसे पहले कारण की अगर हम बातें करें तो सबसे पहला कारण है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित अधिक तापमान। अब समझिए, जब हम पृथ्वी की बातें करते हैं, समझिए आप इसे, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का ये सतह मान लेते हैं। तो पृथ्वी के सतह से अगर हम केंद्र की तरफ जाते हैं, सपोज करें आप, ये पृथ्वी का केंद्र है। तो अगर हम केंद्र की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ तापमान लगातार बढ़ता जाता है। प्रश्न ये उठा कि ये तापमान लगातार बढ़ रहा है क्यों? क्या कारण है? पहला इसका कारण है आंतरिक भाग में अधिक दबाव, अधिक दाब बोल दीजिए, अधिक दबाव बोल दीजिए। दूसरा अगर हम चर्चा करें तो दूसरा कारण है आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति। तीसरा पॉइंट अगर हम चर्चा करें आपसे तो कोर से मुक्त होने वाली ऊर्जा। ये तीनों भाग को जब एक साथ जोड़ दिया जाए, इसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक हो जाएगा। तापमान अधिक होगा तो इस तापमान के अधिक होने के कारण समझो आंतरिक भागों का जो पदार्थ है, यह पदार्थ पिघलेगा। अब ये पदार्थ पिघलेगा तो इस पिघले हुए पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं। यह मैग्मा सतह की तरफ गति करेगा। गति सतह की तरफ समझे गति होगा तो सिंपल सी बात है, सतह को तोड़कर सतह पर प्रकट होगा और इसी घटना को हम नाम दे देते हैं ज्वालामुखी विस्फोट का। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो अधिक तापमान है, इस अधिक तापमान के कारण ज्वालामुखी विस्फोट की घटना होती है। ये पहला कारण है। दूसरे कारण की बातें करें, प्लेट विवर्तनकी, और प्लेट विवर्तनकी के द्वारा हम ज्वालामुखी विस्फोट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं। अगर हम प्लेट विवर्तनकी की बातें करें तो प्लेट विवर्तनकी में प्लेटों के गति की व्याख्या की जाती है। प्लेटों की अगर हम गति की चर्चा करें तो प्लेटों की गति में एक गति है प्लेटों की अभिसारी गति, कन्वर्जेंट मोशन। दूसरा है प्लेटों की अपसारी गति, डाइवर्जेंट मोशन। और तीसरा है प्लेटों की समानांतर गति, पैरेलल मोशन। अब अगर हम ज्वालामुखी विस्फोट की चर्चा करें तो हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की गति से आपका ज्वालामुखी विस्फोट की व्याख्या होती है। तो जब हम ज्वालामुखी विस्फोट की चर्चा करेंगे तो ज्वालामुखी विस्फोट का जो संबंध है वह प्लेटों के अभिसारी गति से है और प्लेटों के अपसारी गति से है। अर्थात ये हुआ कि जब प्लेटें अभिसारी गति की अवस्था में होंगी तब ज्वालामुखी विस्फोट की घटना घटित होती है, तथा जब प्लेटें अपसारी गति की अवस्था में होती हैं तब भी ज्वालामुखी विस्फोट की घटना घटित होती है। ये कैसे होता है, ये चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले समझिए, हम चर्चा करने जा रहे हैं अब प्लेटों की अभिसारी गति, और इस अभिसारी गति की सहायता से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ज्वालामुखी विस्फोट की घटना। समझिए इसे। तो प्लेटों की अभिसारी गति की बातें जब करें तो होता क्या है, तो सीधा सा बोलेंगे कि जब दो प्लेटें इस प्रकार गति करती हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य दूरी कम होती जाती है, अर्थात दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं, इसे हम बोलते हैं प्लेटों की अभिसारी गति। क्वेश्चन ये है कि प्लेटों की अभिसारी गति से ज्वालामुखी विस्फोट की घटना कैसे होगी। ये समझिए प्लेट ए है और ये समझो प्लेट बी है,
दो प्लेटों की हम चर्चा कर रहे हैं। जो प्लेट बी है, प्लेट बी का जो घनत्व है समझिए, ये घनत्व ज्यादा है, और जो प्लेट ए है, प्लेट ए का घनत्व कम है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्लेट ए और प्लेट बी जब एक दूसरे की तरफ गति करेंगी, तो चूंकि प्लेट बी का घनत्व ज्यादा है, प्लेट बी भारी है, तो इस गति के दौरान जो प्लेट बी है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करेगी। समझिए, देखिए ये जो प्लेट बी है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश कर रही है। तो जब ये प्लेट बी पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करेगी, तो सिंपल सा तात्पर्य ये समझिए, आंतरिक भाग में तापमान ज्यादा है। तापमान अगर अधिक होगा तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो प्लेट पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश की है, ठीक है, वह उस क्षेत्र में प्रवेश कर रही जहां पे तापमान ज्यादा है। इसके कारण प्लेट पिघलेगी। प्लेट अगर पिघलेगी तो प्लेट के पिघलने के कारण मैग्मा बनेगा। अब समझिए, ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा पृथ्वी के सतह की तरफ गति करेगा तथा पृथ्वी के सतह को तोड़ करके सतह पे आपका प्रकट होगा, जो कि ज्वालामुखी विस्फोट है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्लेटों की अभिसारी गति की सहायता से ज्वालामुखी विस्फोट की आसानी से व्याख्या हो जाती है। इसका तात्पर्य यह भी हुआ कि जिन जिन क्षेत्रों में प्लेटें अभिसारी गति की अवस्था में हैं, उन क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना होगी। अब हम चर्चा करने वाले समझिए प्लेटों की अपसारी गति, और प्लेटों के अपसारी गति को हम जोड़ने जा रहे हैं ज्वालामुखी विस्फोट से। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि प्लेटों की अपसारी गति क्या है। अपसारी गति की अगर आप चर्चा करेंगे तो सीधा सा बोल सकते हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, अर्थात प्लेटें इस प्रकार से गति की अवस्था में होती हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है। दो प्लेटें हैं ए और बी, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इस प्लेटों के दूर जाने के कारण समझिए जो पृथ्वी का सतह है, इस पृथ्वी के सतह पे एक दरार बनेगा। इस दरार से पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो मैग्मा है, ये मैग्मा आसानी से सतह पे समझिए प्रकट हो जाएगा, और सतह पे प्रकट जब होगा तो इसे हम ज्वालामुखी विस्फोट बोलेंगे। इस प्रकार के विस्फोट को कहा जाता है अंतः दरारी विस्फोट या अंतः दरारी ज्वालामुखी। अर्थात एक बात क्लियर हुआ कि जिन क्षेत्रों में प्लेटें अपसारी गति की अवस्था में होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, उन क्षेत्रों में सतह पे दरार के निर्माण के कारण आंतरिक भाग से मैग्मा आसानी से सतह पे प्रकट होगा, और यह भी एक प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट ही है। हमने चर्चा किया प्लेटों की अपसारी गति और ज्वालामुखी, प्लेटों की अभिसारी गति और ज्वालामुखी। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटों के गति के कारण ज्वालामुखी विस्फोट की व्याख्या आसानी से की जाती है, और यह व्याख्या वैज्ञानिक व्याख्या होती है, ऐसी वैसी व्याख्या नहीं है। अब हम चर्चा करने वाले हैं ज्वालामुखी विस्फोट का मेंटल प्लूम से क्या संबंध है। मेंटल प्लूम, इस शब्द को तोड़े समझिए, एक पार्ट है मेंटल और एक पार्ट है समझो यहाँ पे प्लूम। मेंटल की अगर हम आपके साथ चर्चा करें तो ये क्या है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रस्ट एवं ऊपरी कोर के बीच का भाग है। ठीक, इसका तात्पर्य ये भी हुआ कि ये जो मेंटल है, इस मेंटल में तापमान अधिक होगा, और तापमान अगर अधिक है इसका तात्पर्य ये है कि इस मेंटल में अधिक ऊर्जा है। क्वेश्चन उठा कि प्लम क्या है। प्लम का मतलब होता है समझो खंभा, आप बोल सकते हैं। प्लम का मतलब समझो पिलर होता है। प्लम का मतलब होता है समझो गुब्बार। प्लम का मतलब होता है समझो ऊपर उठना। ठीक है, तो अगर इस दोनों को आपस में जोड़े तो एक सीधा सा तात्पर्य ये निकला आपका कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित ऊर्जा समझो क्रस्ट की तरफ जब प्लूम के रूप में गति करती है तो इसे मेंटल प्लूम कहा जाता है। ये भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित जो मेंटल है, इस मेंटल से जब ऊर्जा गुब्बार के रूप में, पिलर के रूप में ऊपर उठती है, तो ऊर्जा के इन ऊपर उठते हुए खंभों को, पिलर को मेंटल प्लम कहा जाता है। प्रश्न ये उठा कि मेंटल प्लम ज्वालामुखी विस्फोट कैसे करते हैं।
ये जानिए। देखिए ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा भाग समझो कोर है। इसके बाद ये नीचे का जो भाग है ये भाग लोअर मेंटल है, निचला मेंटल, और ये पार्ट समझो ऊपरी मेंटल है। ऊपरी मेंटल के ऊपर क्रस्ट है। तो अगर हम कोर की बातें करें तो कोर है, इस कोर का तापमान बहुत अधिक है, और जो क्रस्ट है क्रस्ट का तापमान समझिए कम है। इस प्रकार से कोर से क्रस्ट की तरफ ताप प्रवणता का विकास होता है, तापांतर का विकास होता है। इस तापांतर के कारण ये जो कोर है इस कोर से ऊर्जा ऊपर उठती है। तो कोर से क्रस्ट की तरफ जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो ये ऊर्जा मेंटल में प्रवेश करती है। मेंटल का जो भाग है, जो ऊपरी भाग है, वो द्रव अवस्था में है। तो इससे होता क्या है कि मेंटल में उपस्थित जो पिघला पदार्थ है यह पिघला पदार्थ ऊर्जा के साथ ऊपर उठने लगता है। जो पिघला पदार्थ है ये ऊर्जा के साथ ऊपर उठने लगता है। ऊर्जा के ऊपर उठते हुए ये जो गुब्बार हैं इसी को मेंटल प्लूम का नाम दिया जाता है। मेंटल से ऊपर उठते हुए ऊर्जा के जो गुब्बार है ये क्रस्ट की तरफ चलते हैं, और जब ये क्रस्ट की तरफ गति करेंगे और क्रस्ट को तोड़ करके सतह पे प्रकट हो जाएंगे तो यही समझिए आपका ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। जो बड़ा मेंटल होता है उसे सुपर प्लम बोलते हैं, जो छोटा होता है उसे अपर मेंटल प्लम का नाम दिया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। मेंटल प्लूम का जो सिद्धांत है यह सिद्धांत भी हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आप इसे याद रखेंगे। इस सिद्धांत को 70 के दशक में आंतरिक ज्वालामुखी की व्याख्या करने के लिए हैरी हेस ने प्रतिपादित किया था। अब ज्वालामुखी विस्फोट का अगला कारण है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित ऊष्मा। अगर हम चर्चा करें यहाँ पे कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। अब पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिए। जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की चर्चा करते हैं, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन होता है। जनन का मतलब निर्माण होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्वारा ऊष्मा मुक्त होती है, कोर से ऊष्मा मुक्त होती है, दबाव के बढ़ने के कारण ऊष्मा पैदा होती है। अब समझिए ये जो ऊष्मा का जनन होता है यह ऊष्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में एकत्रित होती है। क्वेश्चन ये उठा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में समझिए यह ऊष्मा कब तक एकत्रित होती रहेगी। सपोज करिए पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग में लगातार ऊष्मा इकट्ठा हो रही है। ऊष्मा एकत्रित हो गई, अगर एक सीमा से अधिक ऊष्मा हो गई तो इस ऊष्मा के कारण समझो जो पृथ्वी है ये पृथ्वी आपकी ब्लास्ट हो सकती है, और पृथ्वी अगर ब्लास्ट हो जाएगी तो पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। प्रश्न ये उठा कि पृथ्वी को ब्लास्ट होने से कैसे बचाया जाए। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो ऊष्मा है इस ऊष्मा का निष्कासन करना होगा। अगर इस ऊष्मा का लगातार निष्कासन होता रहा तो पृथ्वी अपने आप को संतुलित कर लेगी। प्रश्न ये भी उठा ये जो ऊष्मा का निष्कासन है ये कैसे किया जाए। तो सीधा सा जवाब मिलेगा ऊष्मा का निष्कासन किया जाए ज्वालामुखी विस्फोट से। ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो बड़ी मात्रा में पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का निष्कासन होता है। इस प्रकार से अगर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा लगातार एकत्रित होती रहेगी और इस ऊष्मा से पृथ्वी के अंदर विस्फोट हो सकता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के अस्तित्व को बचा पाना कठिन होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि भूकंप के कारण ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होते हैं। समझिएगा, ऐसा कभी कभी होता है। हमने चर्चा आपसे किया है भूकंप का तात्पर्य क्या होता है। भूकंप का मतलब पृथ्वी सतह पर उत्पन्न किसी भी प्रकार का कंपन। मान लीजिए पृथ्वी पर उत्पन्न समझो जो कंपन है, यदि भूकंप की तीव्रता अधिक है तो तीव्रता के अधिक होने के कारण क्या होगा। तीव्रता अगर अधिक है, इस तीव्रता के कारण समझो कभी कभी सतह पर दरारें पड़ जाती हैं। अगर कभी कभी सतह पे दरारें पड़ जाती हैं तो इससे क्या होगा। अब पॉइंट को समझिए। सतह पे अगर दरार पड़ी इसका तात्पर्य यह है कि सतह कमजोर हो चुका है, और सतह अगर कमजोर हो चुका है इसका तात्पर्य यह भी हुआ कि इसके कारण मैग्मा सतह पर प्रकट हो सकता है। अगर मैग्मा सतह पे प्रकट हुआ तो इसी को हम ज्वालामुखी विस्फोट का नाम दे देंगे। याद रखेंगे, हर भूकंप से ज्वालामुखी विस्फोट नहीं आता।
साथ ही साथ भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट का कारण नहीं है। भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना में वृद्धि करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उठा और क्या कारण हो सकते हैं? तो जलवाष्प। अब हमें ये समझना है कि ये जो जलवाष्प है, इस जलवाष्प के कारण ज्वालामुखी विस्फोट की घटना क्यों होगी? तो जलवाष्प की बातें करें तो जलवाष्प क्या है? जल का गैसीय रूप है। ठीक, अब समझिएगा। पृथ्वी की सतह की बातें करें तो पृथ्वी की सतह पे कई दरारें हैं, कई प्रकार की चट्टानें उपस्थित हैं। तो समझिए, जब चट्टानों की दरारों से जल रिस कर आंतरिक भाग के उस क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां तापमान अधिक है, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात यह है कि तापमान अगर अधिक है तो इससे क्या होगा? जो जल है यह जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन ये उठा, अगर ये जलवाष्प में परिवर्तित होगा तो क्या होगा? तो सिंपल से देखिए, बात है कि जलवाष्प की ऊष्मा अधिक होती है। अधिक ऊष्मा का यह जलवाष्प सतह की तरफ गति करेगा। सतह की तरफ ये गति करेगा तो इससे क्या होगी? सतह से टक्कर होगी। सतह से टक्कर अगर होगी तो सिंपल सी बात यह है, इस टक्कर के कारण सतह कमजोर होगा। सतह जब कमजोर होगा तो पिघला पदार्थ मैग्मा सतह को तोड़कर सतह पर लावा के रूप में प्रकट होगा। अगर ये लावा के रूप में प्रकट होगा, इसका सीधा सा तात्पर्य ये हुआ कि यह क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट है। इस प्रकार से हमने चर्चा किया कि ज्वालामुखी विस्फोट के क्या कारण हैं, किन कारणों से ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं होती हैं। अब ज्वालामुखी का वर्गीकरण हम कर लेते हैं। वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो पहला वर्गीकरण है, समझिए, उद्गार की अवधि के आधार पे। अगर उद्गार लगातार है तो सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, फिर सुषुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। अगर आपका मैग्मा आपका नहीं निकल रहा है, पूरी तरह से मैग्मा का निकलना प्रवाह बंद हो चुका है, क्रेटर में आपका जल जमा हो चुका है, झील बन चुकी है, उसे हम स्वांत ज्वालामुखी कहते हैं। उद्गार के स्वरूप के आधार पे, एक विस्फोट के आधार पे होता है तो केंद्रीय उद्गार वाले केंद्रीय विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी, और दूसरा दरार से होता है तो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय विस्फोटक के जो ज्वालामुखी हैं, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर इन्हें अलग अलग बांटा जाता है। एक है हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है, इसका विस्फोट सर्वाधिक भयंकर होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हमें ज्वालामुखी आपदा का प्रबंधन करना है। हमें जानना ये है, ये जो ज्वालामुखी आपदा है, इस आपदा का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो प्रबंधन हम दो तरीके से करते हैं। पहला, ज्वालामुखी आपदा पूर्व प्रबंधन, फिर दूसरा ज्वालामुखी आपदा पश्चात प्रबंधन। अब अगर हम ये चर्चा करें कि ज्वालामुखी आपदा से पूर्व प्रबंधन में क्या क्या किया जाए और पश्चात प्रबंधन में क्या क्या किया जाए, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी आपदा पूर्व प्रबंधन। तो सबसे पहला कार्य देखिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला कार्य तो हमें करना चाहिए कि ज्वालामुखी से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाए। इस मानचित्र को केंद्र स्तर से लेकर के या स्थानीय स्तर तक प्रेषित किया जाए, ताकि लोगों को पता रहे कि किन किन क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? ज्वालामुखी आपदा प्रभावित क्षेत्र का मानचित्रण करना। दूसरा कार्य हमें क्या करना है? आपदा चेतावनी प्रणाली का विकास करना, ताकि लोगों को समय रहते ज्वालामुखी आपदा की जानकारी दी जा सके। तीसरा पॉइंट समझिए, आपदा भविष्यवाणी का विकास करना। इसके अलावा और क्या करना पड़ेगा हमें? तो आप बोलेंगे कि प्रभावी सूचना तंत्र का विकास करना, जिससे आसानी से लोगों तक ज्वालामुखी के विस्फोट की सूचना को पहुंचाया जा सके। आगे बढ़ते और हम क्या कर सकते हैं? तो समझिए, विस्फोट से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। नेक्स्ट समझो आपका, ज्वालामुखी क्षेत्रों में आवासों के निर्माण को प्रतिबंधित करना। और हम क्या कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे लोगों को प्रशिक्षित करना, ताकि लोग ज्वालामुखी विस्फोट की स्थिति में स्वयं को बचा सके, स्वयं को सुरक्षित रख सके। प्रतिक्रिया के लिए मजबूत
प्रतिक्रिया तंत्र का विकास करना, ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हमें करना है ये भी समझिए। ज्वालामुखी आपदा शिक्षा का प्रसार। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या समझिए, तो आप बोल सकते हैं पेयजल, खाद्यान्न, दवाई इत्यादि का भंडारण, ताकि आपदा की स्थिति में हम लोगों को ये चीजें उपलब्ध करा सके, ताकि खाद्यान्न को लेकर, पेयजल को लेकर के किसी भी प्रकार की समस्या पैदा ना हो, किसी भी प्रकार का भगदड़ उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट समझिए और क्या, तकनीकी विकास, विकास द्वारा ज्वालामुखी क्षेत्रों का आकलन करना या अध्ययन करना, ये वो कार्य है जो आपदा के पूर्व समझो लागू करके हम ज्वालामुखी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब हमें चर्चा करना है ज्वालामुखी आपदा पश्चात प्रबंधन। अब हमें ये चर्चा करना है ज्वालामुखी आपदा पश्चात प्रबंधन का। समझिए पहला चरण क्या होगा, तो ये है बचाव एवं राहत कार्य। प्रश्न ये उठा कि बचाव और राहत कार्य में क्या क्या किया जाए, ये भी हमें जानना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को सुरक्षित कैंप में पहुंचाना होगा। दूसरा समझो आपका मलबा में फंसे लोगों को बाहर निकालना। तीसरा और क्या किया जाए, पेयजल, खाद्यान्न, दवाई इत्यादि की आपूर्ति करना। ठीक, और क्या करें, तो सिंपल सी बात ये, गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाना। ये कार्य समझो हमें करना पड़ेगा। आपदा पश्चात प्रबंधन का जो दूसरा चरण है वह है समझिए आपदा रिकवरी, ज्वालामुखी आपदा रिकवरी। प्रश्न ये उठा कि इसमें क्या किया जाए। देखो आपदा रिकवरी, रिकवरी उन्हीं की जाती है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुए। अर्थात हमें किनका आपदा रिकवरी करना है, तो आप बोलेंगे कि जो इमारतें हैं जिनका छत आपका पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ हो, दीवारों में दरार पड़ चुकी हो, रोड आपका दरार पड़ चुका है, बिजली के खंभे गिरे तो नहीं है, तार टूट चुका है, जल की आपूर्ति करने वाली जो पाइप है वो पूरी तरह नहीं टूटी है, कहीं लीकेज हो गया हो, तो इसे क्या करना है, दोबारा से हमें मरम्मत करना है। इनकी मरम्मत करके हम क्या करेंगे, जल की सप्लाई को सुचारू करेंगे, विद्युत की आपूर्ति को सुचारू करेंगे, परिवहन को सुचारू बनाएंगे, रहने लायक आपका मकान आपको हो जाएगा, बेसिक सुविधाएं शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण सामान्य जो जीवन है जो अस्त व्यस्त हो चुका था वह दोबारा से सामान्य हो जाता है। इसी को हम आपदा रिकवरी कहते हैं। स्टेज 2 के बाद स्टेज 3। स्टेज 3 में देखो क्या है, ज्वालामुखी आपदा पुनर्वास या पुनर्बहाली। इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन ये उठा कि पुनर्वास या पुनर्बहाली किसका। पहला, जो इमारतें, आवासीय कॉलोनियां, परिवहन के साधन, उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, इनकी रिकवरी करना समझो कठिन है। जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है उसको दोबारा बनाया जाता है, इसी को आपदा पुनर्बहाली या आपदा पुनर्वास की संज्ञा दी जाती है। आपदा पुनर्वास या पुनर्बहाली में सबसे बड़ी चुनौती आपको कई बार बताया गया है, आर्थिक चुनौती होती है। और इस आर्थिक चुनौती का समाधान करने के लिए समझो भारत सरकार प्रधानमंत्री राहत कोष, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, समझो रिलीफ फंड खोल देती है और लोग उसमें अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार पैसा जमा करते हैं। अगर इनसे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सरकारें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऋण लेती हैं, लोन लेती हैं और लोन लेकर के आपदा पुनर्वास का कार्य करती हैं, ताकि जीवन को पूरी तरह से सामान्य बनाया जा सके। ऐसा करके आपदा प्रबंधन का कार्य पूरा कर दिया जाता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट जो कि एक प्राकृतिक आपदा है, इस घटना के घटित होने पर मानव का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यह भी सत्य है कि ज्वालामुखी विस्फोट की घटना को पूरी तरह से रोक पाना संभव नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट की घटना पहले भी होती थी, आज भी होती है और भविष्य में भी होती रहेगी। प्रश्न यह भी है कि अगर इस घटना को रोक पाना संभव नहीं है तो क्या किया जाए। तो हम क्या करेंगे, इस घटना के
नकारात्मक प्रभावों को कम करने का प्रयास करेगी। अगर बेहतर प्रबंधन किया जाए, आपदा प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाया जाए, विकास के प्रत्येक कार्य में आपदा प्रबंधन की नीति को लागू किया जाए, तो एक बेहतर प्रबंधन एक बेहतर और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र को बना करके स्थानीय समुदाय की सहायता लेकर के बेहतर प्रबंधन के द्वारा ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जापान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जापान जो देश है वो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र में उपस्थित है। यहाँ पे लगभग प्रतिदिन भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। फिर भी जापान ने तकनीकी की सहायता से बेहतर प्रबंधन के द्वारा अपना विकास किया है और जापान में इस ज्वालामुखी विस्फोट का प्रभाव बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। तो जापान से सीख लेते हुए अन्य देशों को भी जापान की तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, जापान से सहायता प्राप्त करनी चाहिए और बेहतर आपदा प्रबंधन करके ज्वालामुखी के प्रभावों को कम करना चाहिए।